तो कक्षा कौन सी है बेटा आपकी? 6। और विषय है आपका कृषि विज्ञान और पाठ है आपका 2। पाठ कौन सा है बेटा आपका? 2। और पाठ का नाम है भू परिष्करण। क्या नाम है बेटा? भू परिष्करण पाठ का नाम है। ये कहते हैं टीलेज, TILLAGE, टिलेज कहते हैं इसे अंग्रेजी में। ये पाठ हम पढ़ेंगे। इस पाठ में मैं टॉपिक लिखवा देता हूँ आपको कि हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखते जा रहा हूँ वो सब आप किस पे लिखोगे? अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपकी पाठ 2 की फेयर कॉपी बन जाएगी। अलग से प्रश्न उत्तर करने की फिर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम प्रश्न उत्तर करना भी चाहोगे तो आपको कॉपी में आपको क्या होगा, मैंने जो लिखवाया उसमें सारे प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे। पहला टॉपिक है हमारा भू परिष्करण की परिभाषा। पहला टॉपिक क्या है बेटा? भू परिष्करण की परिभाषा। दूसरा टॉपिक है हमारा बेटा भू परिष्करण के प्रकार। तो मैं ऐसा कर दे रहा हूं, इसका मतलब है कि ऊपर वाला ही नीचे आएगा। भू परिष्करण के प्रकार आप सब लोग अपनी कॉपी पे लिखते हुए जाएंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा भू परिष्करण के उद्देश्य। तीसरा टॉपिक क्या है बेटा? भू परिष्करण के उद्देश्य। और चौथा टॉपिक है बेटा हमारा ऋतुओं के अनुसार जुताई। चौथा टॉपिक क्या है बेटा? ऋतुओं के अनुसार जुताई। पांचवा टॉपिक है हमारा जुताई से लाभ। जुताई से लाभ आपने लिख लिया होगा। आप ऐसे नहीं करेंगे, तो आपने क्या कर लिया बेटा? लिख लिया होगा। तो मैं क्या कर दे रहा हूं? मिटा दे रहा हूं। अब देखेंगे सबसे पहला टॉपिक है हमारा भू परिष्करण की परिभाषा। इसके बारे में हम बेटा क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि भू परिष्करण क्या होता है, भू परिष्करण कैसे होता है। आपकी किताब पढ़ते हैं, देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। हम लोग गांव में किसान के खेत में अनेक प्रकार के कार्य करते हुए देखते हैं। जैसे क्या क्या कार्य करते हुए देखते हैं? वह हल से खेत की जुताई करता है। क्या करता है बेटा? हल से खेत की जुताई करता है। तो आपने सबने देखा है कि नहीं हल से खेत की जुताई होते हुए? फावड़े से खेत खोदता है, कुदाल से खेत की गुड़ाई करता है, खुरपी से फसलों की निराई करता है। इन्हीं सब कृषि क्रियाओं खुदाई, जुताई, गुड़ाई, निराई को भू परिष्करण कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा भू परिष्करण किसे कहते हैं। जैसे खेत में हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं, खुदाई करते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं। ये सब क्रियाएं जो हम खेत में करते हैं उसे ही क्या करते हैं? भू परिष्करण कहते हैं। आगे देखते हैं कृषि वैज्ञानिक बेयर के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? वैज्ञानिक बेयर के अनुसार। एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था बेयर। जिनका नाम क्या था बेटा? बेयर। उन्होंने क्या परिभाषा बताई है भू परिष्करण के बारे में, वो तुम्हारी किताब बता रही है। पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को। तो ये क्या कह रहे हैं? पौधों के अंकुरण तथा, तो ये लिख लेंगे
बेयर के अनुसार। क्या लिखेंगे बेटा? बेयर के अनुसार। बेयर के अनुसार। तो बेयर के अनुसार हम क्या लिखेंगे बेटा? परिभाषा लेंगे। साधारण परिभाषा जो थी आपकी समझ में आ गई? क्या थी? भूपरिष्करण के लिए खेत की जुताई, निराई, खुदाई और निराई को भूपरिष्करण कहते हैं। हाँ, तो किसको? खेत में जो हम निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, जुताई करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आता है? भूपरिष्करण के अंतर्गत आता है। परिभाषा हम किसके हिसाब से लिखेंगे बेटा? बेयर के हिसाब से लिखेंगे। तो ये कह रहे हैं पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए लिखेंगे आप पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए जो नहीं लिखेंगे, मृदा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करना भूपरिष्करण कहलाता है। इसमें ये कह रहे हैं कि पौधों के अंकुरण के लिए, यानी पौधों की बढ़वार कैसे हो, कैसे अंकुरित हों, उनकी क्या करने के लिए, और वृद्धि के लिए जो भी हम खेतों में क्रियाएं करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं बेटा? भूपरिष्करण के अंतर्गत आती हैं। आगे देखेंगे भूपरिष्करण फसल लगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। भूपरिष्करण में खेतों को जोतना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, भूमि को समतल करना एवं निराई गुड़ाई आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अब आपका ये टॉपिक, आपका पहला टॉपिक था भूपरिष्करण की परिभाषा। तो भूपरिष्करण की जो परिभाषा थी वो आपकी ये मैंने बता दी। अब आपका दूसरा टॉपिक है बेटा कौन सा? भूपरिष्करण के प्रकार। दूसरा टॉपिक कौन सा है? भूपरिष्करण के प्रकार। भूपरिष्करण के क्या बेटा? अगर कोई बच्चे पीछे रह रहे हैं तो दूसरे बच्चे की में से कॉपी में से देख लेंगे, वरना ये वीडियो अपने घर पे देख लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं भूपरिष्करण कितने प्रकार के होते हैं। तो भूपरिष्करण को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। तो आप लिखेंगे, अभी से लिखना शुरू करो बेटा। भूपरिष्करण को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। नंबर एक, सबसे पहले है नंबर एक। नंबर एक होता है प्रारंभिक भूपरिष्करण। कौन सा होता है बेटा? प्रारंभिक भूपरिष्करण। तो नंबर एक होता है प्रारंभिक इसे कहते हैं प्राइमरी टीलिएज। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी टीलेज। अंग्रेजी में आप लिखना चाहोगे? चलो, तो ये अंग्रेजी में लिखेंगे प्राइमरी तो ये हो गई आपकी किसमें? अंग्रेजी में। किसमें हो गई बेटा? अंग्रेजी में हो गई। अंग्रेजी में भी आप लिख लेंगे। तो ये क्या होता है?
ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी किताब क्या कहती है। आपकी किताब कह रही है बेटा, खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। ये कह रहे हैं खेत की तैयारी से, तो इसे भी लिख लेंगे। खेत की तैयारी से बीज बोने तक जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। जैसे अब बीज बोने से पहले बेटा कौन कौन से काम किए जाते हैं? जुताई की जाती है, पानी लगाया जाता है और खुदाई। तो आप इसमें लिख लेंगे हैरों से जुताई। जुताई की जाती कि नहीं बेटा? है। दूसरा पाटा लगाना। पाटा क्यों लगवाते हैं? जैसे अगर खेत में डेल ज्यादा हो जाए, डेल आप जानते हो, तो वो फोड़ने के लिए पाटा लगवा देते हैं, और खेत में अगर डेल नहीं हो तो वो खुला हुआ जुतवा देते हैं। तो हैरों से जुताई, और किससे? कल्टीवेटर से जुताई आदि। आपकी समझ में आ गया होगा? क्या आ गया होगा? कि प्रारंभिक भू परिष्करण किसे कहते हैं। ये सबके समझ में आ गया? बताइए आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया। तो अब दूसरा हम लिखते हैं, जो बच्चे पीछे रह गए हों तो वो दूसरे बच्चों की कॉपियों में से लिख लेंगे, जिन्होंने लिख लिया हो, परेशान ना हो। तो देखो नंबर 2 होता है, नंबर दूसरा कौन सा होता है बेटा? द्वितीय भू परिष्करण। दूसरा कौन सा होता है? द्वितीय भू परिष्करण। द्वितीय भू परिष्करण इसे क्या कहते हैं बेटा अंग्रेजी में? सेकेंडरी टिलेज। ये कहते हैं बेटा द्वितीय भू परिष्करण को। किसको कहते हैं बेटा? द्वितीय भू परिष्करण को। अब द्वितीय भू परिष्करण क्या होता है ये देखते हैं आपकी किताब में। ये किताब कह रही है खेत में बीज बोने तक उसके बाद फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं द्वितीय भू परिष्करण कहते हैं। आवश्यकता अनुसार वर्षा या सिंचाई के बाद खेत की ऊपरी सतह पर बनी पपड़ी को तोड़ने के लिए हैरो चलाना, खुरपी कुदाल एवं विभिन्न प्रकार के हों से निकाई गुड़ाई करना, फावड़ा या मिट्टी पलटने वाले हल से फसलों पर मिट्टी चढ़ाना आदि कृषि क्रियाएं द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। तो ये कह रहे हैं कि बीज बोने के बाद, लिख लेंगे सब लोग, बीज बोने के बाद फसलों की कटाई तक जितने भी कृषि कार्य
जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं वह सब द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं, जैसे पानी लगाना, निराई करना, गुड़ाई करना, मिट्टी चढ़ाना आदि। मिट्टी चढ़ाना क्या? आदि। आगे बात करते हैं भू परिष्करण के उद्देश्य। आगे क्या बात करते हैं बेटा? भू परिष्करण के उद्देश्य। तो इस प्रकार हमारा खत्म हो गया। तो यहां लिखेंगे भू परिष्करण के उद्देश्य। यहां से हम समझेंगे कि भू परिष्करण के उद्देश्य क्या क्या हैं। यहां से क्या समझेंगे बेटा? भू परिष्करण के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसमें लिखेंगे भू परिष्करण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं बेटा भू परिष्करण के उद्देश्य? निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित का मतलब होता है बेटा नीचे लिखे हुए। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? नीचे। पहला है मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना। नंबर 1 उद्देश्य क्या है बेटा? मृदा जल धारण को बढ़ाना। इसमें क्या है? इसमें है बेटा कि जब हम भू परिष्करण कर देंगे यानी अच्छी जुताई लगवा देंगे, गहरी जुताई लगवा देंगे, तो जब बारिश का होगी, पानी होगा, तो वो मिट्टी में जल धारण क्षमता यानी जल ग्रहण करने की क्षमता कैसी आ जाएगी बेटा? ज़्यादा आ जाएगी। उसमें जल क्या आ जाएगा? ज़्यादा आएगा। और अगर ज़मीन कैसी होगी? बिना जुताई की होगी, पत्थर ज़मीन होगी, तो पानी ऊपर ही ऊपर रह के और बह जाएगा या उड़ जाएगा, वो फिर धरती के अंदर नहीं जाएगा। और अगर जाएगा भी तो बहुत कम मात्रा में जाएगा। देखते हैं तुम्हारी किताब क्या कहती है। जुताई के द्वारा मिट्टी को ढीला एवं महीन बनाया जाता है तथा पाटा चलाकर नमी को सुरक्षित किया जाता है। महीन कणों वाली मृदा अधिक जल सोखती है और अधिक समय तक अपने अंदर नमी को रोके रखती है। महीन मृदा कणों के संपर्क में बीज आसानी से आ जाते हैं और अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 2 मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। नंबर 2 क्या है बेटा? मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। इससे क्या होता है बेटा? जब हम खेत में अच्छी जुताई लगवा देते हैं तो उसमें वायु संचार यानी वायु आराम से आर पार हो जाती है। और अगर
हमारा खेत कैसा हो, ठोस हो, उसमें जुताई न लगी हो तो उसमें वायु प्रवेश नहीं कर पाती। मृदा में उचित वायु संचार बनाए रखना भू परिष्करण क्रियाओं पर निर्भर करता है। मृदा में वायु रंध्रावकाश में पाई जाती है। इन्हीं रंध्रावकाशों में मृदा जल भी होता है। खेतों की जुताई करने एवं पाटा लगाने से मृदा कण आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि मृदा में पर्याप्त रंध्रावकाश बन जाते हैं, जिससे वायु संचार एवं जल संचय अधिक होता है। मृदा में उचित वायु संचार होने पर बीजों का अंकुरण अच्छा होता है एवं मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि भी होती है। फलस्वरूप मृदा उपजाऊ हो जाती है। तीसरा है बेटा मृदा कटाव को रोकना। तीसरा क्या है बेटा? मृदा कटाव को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन, EROSION। ये जो वाला शब्द है मृदा कटाव, ये तुम अपने ग्रेजुएशन यानी BSc जब करोगे और क्या करोगे बॉटनी से यानी वनस्पति विज्ञान जब BSc में पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा मृदा कटाव। और तुम्हें अभी मैं 6 में ही पढ़ाई दे रहा हूँ और BSc 6, 7, 8, 9, 10 सालों बाद आपका आएगा ये। वरना ये लिख लो एक कॉपी पे और देखना कि मैंने बताया था वो आया कि नहीं आया, या अभी किताब उठा के देखो उस क्लास की कि उस क्लास में है कि नहीं है। तो इतनी छोटी चीज़ कहाँ तक जाती है? बहुत आगे तक जाती है। इसमें बस आपको छोटा सा बता रहे हैं, उसमें आपको बड़ा सा बता देंगे बड़ा करके क्या क्या होता है, पर होता यही है। मृदा कटाव को रोकना, ये तो लिखा ही नहीं। को रोकना यानी उससे क्या होता है? मृदा कटाव यानी मिट्टी के कटाव को, जैसे जल वगैरह हो उससे मिट्टी कटती है, उसको क्या कर लिया जाता है बेटा? रोक दिया जाता है। जिस मृदा की जुताई होती रहती है उसमें मृदा कणों के झुंड बन जाते हैं। रंध्रावकाश का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे मृदा में जल का अवशोषण एवं रिसाव की क्षमता बढ़ जाती है। अतः वर्षा जल का अधिकांश भाग भूमि की ऊपरी सतह सोख लेती है और शेष जल मृदा के नीचे गहराई में चला जाता है, जिसके कारण जल का बहाव सतह पर बहुत कम होता है और मृदा जल कटाव में बच जाती है। नंबर 4 है खरपतवारों को नष्ट करना। नंबर 4 क्या है बेटा? जुताई से क्या होता है बेटा? खरपतवार। खरपतवार होते हैं कौन से? घास, कूड़ा, अंग्रेजी में कह देते हैं अनवांटेड प्लांट। तो खरपतवार होते हैं घास, कूड़ा वगैरह, ये सब क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है बिल्कुल। किससे? बार बार जुताई लगवाओगे तो सूख जाएगी घास की नहीं सूख जाएगी? सब चीज खत्म हो जाती है। खेत की जुताई करने से लगभग उसी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। पहली जुताई किससे करनी चाहिए बेटा? मिट्टी पलटने वाले हल से, जिसमें खरपतवारों की जड़ें एवं कंद ट्यूबर मृदा सतह पर आकर धूप एवं वायु से नष्ट हो सके। नंबर 5 पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। नंबर 5 क्या है बेटा? पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। रोगों की क्या करना बेटा? रोकथाम करना। तो पौधों के कीट यानी पौधों में जो कीड़े हो जाते हैं और जो रोग हो जाते हैं उनकी क्या हो जाती है बेटा? रोकथाम हो जाती है, यानी रोग रुक जाते हैं, वो होते नहीं हैं। भू परिष्करण द्वारा अनेक प्रकार के कीट पतंगे एवं उनके अंडे, बच्चे, लार्वा एवं प्यूपा आदि मृदा सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें या तो पक्षी खा जाते हैं या वे तेज धूप एवं हवा से नष्ट हो जाते हैं। फसलों के कुछ हानिकारक जीवाणु व फफूंदी आदि फसलों के अवशेषों एवं जैविक पदार्थ पर पनपते रहते हैं, जो जुताई के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। नंबर 6 मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। नंबर 6 क्या होता है बेटा?
जैविक पदार्थ को मिलाना। अब मृदा में क्या होता है बेटा, जैविक पदार्थ यानी जो घास कूड़ा है खराब सड़ा हुआ, और जो गोबर है, जो केंचुए की खाद है, उन सबको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, जिससे मृदा क्या हो जाती है बेटा, उपजाऊ हो जाती है। गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को खेत में फैलाकर तुरंत जुताई करके मिला देना चाहिए। इसी तरह से हरी खाद भी खेतों में तैयार कर मिलाई जाती है। अगला टॉपिक है आपका बेटा ऋतुओं के अनुसार जुताई। अगला टॉपिक क्या है बेटा, अगला है बेटा टॉपिक अनुसार जुताई। अब ऋतुओं के अनुसार कैसे कैसे जुताई होती है, यानी कौन सी ऋतु में कैसी जुताई होनी चाहिए, वो हम सब यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में एक वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं बेटा, 3 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, वर्षा एवं सर्दी। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है गर्मी, एक होती है वर्षा, एक होती है सर्दी। वर्षा ऋतु भी गर्मी ऋतु का एक भाग है। गर्मी ऋतु के कुछ महीनों में जब वर्षा अधिक होती है तब उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु कब आती है, जब गर्मियों में जब ज्यादा वर्षा होने लग जाती है तो उसे क्या बोल देते हैं, वर्षा ऋतु बोल देते हैं। जुताई के दृष्टिकोण से वर्षा ऋतु भी गर्मी ऋतु के अंतर्गत आती है। अतः जुताई के दृष्टि से 2 ऋतुएं होती हैं, गर्मी एवं सर्दी। परंतु ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती है। तो जुताई की दृष्टि से 2 ऋतुएं होती हैं, एक गर्मी की ऋतु, एक सर्दी की ऋतु। लेकिन जुताई कितनी तरह से होती है, 3 तरह से होती है। पहली होती है गर्मी की जुताई, दूसरी होती है सर्दी की जुताई। नंबर 1 होती है गर्मी की जुताई, नंबर 2 सर्दी की जुताई, और नंबर 3 क्या होता है बेटा, दो ऋतुओं के मध्य ऋतुओं के मध्य जुताई। 3 बार जुताई कब कब होती है, पहली होती है गर्मी में, दूसरी होती है सर्दी में, और तीसरी होती है दोनों ऋतुओं के मध्य में जो जुताई होती है वो। सबसे पहले पढ़ते हैं गर्मी की जुताई। भीषण गर्मी के बाद जब आर्द्र मौसम आता है, इस समय कम या अधिक वर्षा रुक रुक कर होती रहती है, जो घास के बीजों के जमने को प्रोत्साहित करती है। यद्यपि फसलों के उगने के लिए उचित दशाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। इस समय की होने वाली जुताई को गर्मी की जुताई कहते हैं। यह जुताई खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व की जाती है। ये कहना है कि जब भीषण गर्मी होती है तब क्या हो जाता है, उसमें खरपतवार आ जाते हैं, उनको खत्म करने के लिए जुताई की जाती है। दूसरी होती है सर्दी की जुताई। दूसरी कौन, पहली तो हो गई गर्मी की जुताई, दूसरी होती है सर्दी की जुताई। सर्दी जुताई देखेंगे, जिन स्थानों पर भीषण ठंड पड़ती है और फसलें उगाई नहीं जा सकती, लेकिन भूमि की दशा जुताई के लिए अच्छी होती है, वहां जुताई की जाती है। इसे सर्दी की जुताई कहते हैं। हमारे देश के ठंडे क्षेत्रों में सर्दी की जुताई की जाती है। हमारे देश में जो जो ठंडे स्थान हैं उसमें क्या होता है, सर्दी की जुताई होती है। तीसरा होता है 2 ऋतुओं के मध्य जुताई। तीसरा कौन सा होता है, के मध्य जुताई। 2 ऋतुओं के बीच में सभी अवांछित वनस्पतियों को नष्ट करने के लिए जो जुताई की जाती है उसे 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई कहते हैं। जैसे सर्दी एवं गर्मी ऋतु के बीच की जुताई रबी फसल की कटाई के बाद की जाती है। तो कब की जाती है, रबी फसल की कटाई के बाद। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा जुताई से लाभ। कौन सा टॉपिक आता है, जुताई से लाभ। जुताई से लाभ। अब देखेंगे जुताई से लाभ क्या क्या हैं वो पढ़ लेंगे।
तो देखो सबसे पहला लाभ, मृदा की जुताई से निम्नलिखित लाभ होते हैं, कौन कौन से। पहला वाला लाभ होता है इनके लिए, मृदा में पानी सोखने की क्षमता, यानी पानी उसमें ज्यादा सोख लेती है मृदा। दूसरा, वायु का संचार बढ़ जाता है। तीसरा है, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या तथा क्रियाशीलता बढ़ जाती है। चौथा है, बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। पांचवा, मृदा भुरभुरी एवं मुलायम हो जाती है। छठवां, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। सातवां, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे एवं उनके अंडे बच्चे नष्ट हो जाते हैं। आठवां, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। नवां, मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशाएं सुधर जाती हैं। ये जुताई से हमारे 9 लाभ हैं। और इसके बाद यहीं पे आपका ये पाठ समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल अगले पाठ में।